नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं सिकता देव। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। हवा तेजी से खराब हो रही है। कई इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वायु प्रदूषण को देखते हुए आपात बैठक उन्होंने बुलाई। दिल्ली में 13 ऐसी जगह हैं जहां पर AQI 300 के पार हो गया है। इनमें वजीरपुर, मुंडका, रोहिणी, आनंद विहार, विवेक विहार, बवाना, नरेला शामिल हैं। आज वजीरपुर में 381 AQI दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आप एक्शन में आई है। दिल्ली के अंदर जितने हॉटस्पॉट हैं उसकी कार्य योजना को बनाने के लिए, संचालित करने के लिए दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को हॉटस्पॉट का इंचार्ज बनाया गया है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। PWD ने 80 स्पेशल मोबाइल एंटी स्मॉग गन डिप्लॉय करने का फैसला लिया है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है। अब वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गिर रहा है, तो जल प्रदूषण आप ये देख सकते हैं। यमुना का ब्रिज है जहां पर जो फोम है, बिल्कुल नदी पानी कम और ये फोम वाली नदी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये यमुना का हाल है इस वक्त दिल्ली में। तो जो हालात बने हुए हैं और ठीक इसी मौसम में हर बार, हर साल इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आती हैं और जो चिंता का सबब बन जाती हैं। तो दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्लान की भी जानकारी दी है कि आखिर दिल्ली सरकार इस आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या तैयारी कर रही है। DC के साथ DPCC का एक इंजीनियर भी 13 जगह पे डिप्यूट किए गए हैं, जो MCD के डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को सहयोग करेंगे। और ये जो DPCC के इंजीनियर्स हैं, ये डेली बेसिस पे वहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है उसकी रिपोर्ट वार रूम को सबमिट करेंगे। तो AQI से कैसे पता चलता है कि हवा कितनी खराब है? अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इलाके में AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। जैसा कि ये आंकड़ा बता रहा है कि AQI अगर इस इलाके का, किसी भी इलाके का है तो ये अच्छा है। और चिंता का सबब कब होता है? जब AQI 51 से 100 होने पर संतोषजनक होता है और 101 से 200 के बीच जब AQI होता है तो उसे मध्यम माना जाता है। लेकिन अगर किसी जगह AQI 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर इस लेवल पर है तो ये बहुत खराब है और दिल्ली की स्थिति इस वक्त इसी लेवल पर बनी हुई है। तो AQI खराब माना जाता है। वहीं 301 और 400 के बीच जो AQI होता है वो बहुत खराब, और 400 के पार अगर जाए तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और दिल्ली में फिर से यमुना की सतह पर बड़ी मात्रा में जहरीली झाग की परत नजर आ रही है। जैसे कि आपने कुछ देर पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था, और इस साल जुलाई में भी यमुना का यही नज़ारा रहता है। दिल्ली सरकार के तमाम वादों के बाद भी स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा। तो दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर इस वक्त लगातार गिरता है, कि आखिर वो क्यों गिरता है? क्योंकि पड़ोसी राज्यों का असर दिल्ली के वायु पर पड़ता है।
ऐसे में हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को लेकर एक अलग ही रास्ता निकाला है। अब जो किसान पराली जलाएंगे उस पर सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी और 2 साल तक उस किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। ये आदेश हर जिले के कृषि अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। और इसी अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ अब 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आनंद आर्य पर्यावरणविद हैं और साथ ही कुछ ही पल में होंगे विवेक चट्टोपाध्याय जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सीएससी के। आनंद आर्य जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब जो हालात इस वक्त दिल्ली के वायु के स्तर के हालात हैं, इससे सबक हम हर साल सीखते हैं। हर साल ये वादे किए जाते हैं कि अगले साल कई और गंभीर कदम उठाएंगे ताकि दिल्ली की हवा इस तरह ना बने, लेकिन हर साल वही कहानी और वही हालात बनते हैं दिल्ली में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। 15 साल से तो मैं शायद आपकी चैनल पे और सब चैनल्स पे आ चुका हूँ, बोल चुका हूँ। और आज की डेट में लेट मी मैं 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 के आज हमको यह मालूम है कि प्रदूषण का स्रोत क्या है, कहाँ-कहाँ से कितना पोल्यूशन आ रहा है, कब-कब आता है। और दूसरा ये है कि इनके निदान के लिए हमने क्या-क्या कुछ किया गया है, मतलब पेपर पे है। मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अब इनके साथ अगर ये काम हम नहीं करेंगे, तो इसके लिए तो सिर्फ 3 एजेंसीज हैं, 3 कैटेगरीज में मैं उनको बांट सकता हूँ। एक तो ब्यूरोक्रेसी है जिसको ये कुछ काम करना है वो, और दूसरे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको, और तीसरा है हमारी जुडिशरी। अब देखिए, दिल्ली के अंदर जो हम एक तरह से आप कहते हैं कि भाई सीजन शुरू हो गया, 1 अक्टूबर आया और उससे पोल्यूशन शुरू हो गया। उसके पहले जो 3.5-4 महीने जो होते हैं हमारे उसके इसके मॉनसून पीरियड में, उस समय हम बिल्कुल मतलब उस समय भी आपको जो 50 से कम AQI का स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए वो आपको नहीं मिलता। इस बार जरूर पिछले सालों से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल क्योंकि बारिश बहुत हुई, रेगुलरली हुई, तेज हवाएं चली, और उसकी वजह से हमारा दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का जो AQI था वो एक कंट्रोल में था। पर ये जैसे ही मानसून बरसात बंद होती है और जी। ये हमारा शुरू हो जाता है, एक तो इसके पीछे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब वो फैक्टर्स हैं कि इस समय जो हवा है वो थोड़ी सी पूर्व से चलती है और काफी वेस्ट से आती है, नॉर्थ वेस्ट से आती है, तो उसकी वजह से, और इस समय हवा का जो स्पीड होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और उसकी वजह से और दिन का और रात का टेम्परेचर होने की वजह से जो डिफरेंस है उसकी वजह से इन्वर्शन लेयर्स बच जाती हैं, और हम उसमें कुछ इस तरह का होता है कि भाई आपकी जो हवा है ना, नीचे का पोल्यूशन ऊपर जाता है ना ऊपर से फ्रेश हवा आके इसको ठीक करती है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसमें 2 तरह का पोल्यूशन है। एक तो जो हमारा 12 महीने रहता है, क्योंकि जो 12 महीने अगर हम उसको 50 या 100 के करीब ला के रखें, तो जो सीजनल पोल्यूशन है जो इस समय आप कह रही हैं पराली पराली जलती है और उसकी वजह से एकदम से जो बढ़ जाता है, वो मैं कहूंगा कि जो पिछले सालों का डेटा अगर हम देखते हैं तो वो 25% से ज्यादा का नहीं है। हम्म। अगर वो 25% से ज्यादा का नहीं है, तो आज अगर हमारा AQI लेटे से कि 200 है और अगर 50 उसमें जुड़ भी गया तो हम डेंजरस जोन में नहीं जा रहे। अब जी। अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखा है कि ना दिल्ली की सरकार ने कुछ किया है, ना पंजाब की सरकार ने कुछ किया है, ना हरियाणा की सरकार ने कुछ किया है पिछले पर 10-12 आनंद साल जी, में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। विवेक चट्टोपाध्याय अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं विवेक जी, आपको बताता जी हूँ, जी, एक्शन का उनको भी भी मैं बताता इस हूँ। चर्चा में मैं शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ कि विवेक जी, जो बात आनंद जी कह रहे हैं कि जो एक्शन होना चाहिए इस मौसमी
प्रदूषण से पहले जो 4, 5, 6 महीने का वक्त होता है, वो एक्शन क्या होने चाहिए जो जमीन पर नहीं हो रहे? देखिए, कुछ जो लॉन्ग टर्म एक्शंस हैं, जो अगर नहीं हो तो उसका इफेक्ट हमें विंटर में नहीं मिलेगा। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ क्लीन फ्यूल सप्लाई अगर नहीं कर पाए, जैसे कि हम जानते हैं कि नेचुरल गैस में सारी इंडस्ट्रियां अभी कन्वर्ट नहीं हुई हैं, तो नेचुरली उनके पॉल्यूशन लेवल जो है कोल या दूसरे फ्यूल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे ज्यादा होगा। हालांकि हमने एनसीआर में कोल में रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, परंतु पावर प्लांट्स जो हैं इसके बाहर जो है वो चल रही हैं कोल में, कोयले में चल रही हैं। ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा ये है कि बायोमास बर्निंग, उसका इफेक्ट भी या कोई भी कंबशन, कोई भी चीज जलाई जाए तो इस मौसम में वो फैल नहीं पाता या डिस्पर्स नहीं हो पाता। दूसरे मौसम में क्या है, डिस्पर्स हो जाता है, उसका बेनिफिट हमें इस मौसम में नहीं मिलता है। दूसरे देशों में ये होता है कि मौसम के परिवर्तन के हिसाब से प्रदूषण के उपाय नहीं किए जाते हैं। वहां ये किया जाता है कि लॉन्ग टर्म एक्शन लिया जाता है ताकि उसका इफेक्ट विंटर में भी बना रहे। तो यहाँ ये सोचा जाता है कि शायद विंटर या ठंड के मौसम के चलते प्रदूषण हो रहा है। ये सोच गलत है। ये हर जगह मौसम कॉमन है, परंतु हमें यह समझना होगा कि कंट्रोल कैसे किया दूसरे देशों ने। अगर आप एग्जांपल देखेंगे कि बाहर के देशों ने कैसे कंट्रोल किया, उन्होंने रीजनल एक्शन प्लान बनाया और लोकल एक्शन प्लान बना के उसको सोर्स वाइज इंप्लीमेंट किया। तो हमें ये करना है कि हम देखेंगे कि अगर आप एग्जांपल लें कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ती जा रही है, तो कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या है, उपयुक्त वो नहीं है। हम देखेंगे कि दिल्ली में भी 10,000 का आंकड़ा, हम अभी भी बसेस की संख्या हम पूरी नहीं कर पाए हैं, 7,000 तकरीबन है। एनसीआर की कनेक्टिविटी की तो बात ही नहीं हो रही है, वहाँ उपलब्धि नहीं है कनेक्टिविटी शहरों में जो होनी चाहिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रयास सरकारी स्तर पर होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे हैं पूरी तरह से, और जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ही कमजोर है। ब्लेम गेम ज्यादा होता है। एक राज्य दूसरे राज्य को प्रदूषित करता है, परंतु वो अभी रेगुलेशंस में नहीं आया है कि एक राज्य का प्रदूषण कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि दूसरा राज्य भी सांस ले सके। तो दिल्ली भी दूसरे शहरों को प्रदूषित करता है और दिल्ली भी प्रभावित होता है दूसरे शहरों से। तो ये जो एक्शन स्ट्रेटेजी है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने कोशिश की थी, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उन्होंने बनाया एनसीआर क्षेत्र जी और उसके जी। बड़े क्षेत्र के लिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी सवाल उठाए कि आपने जो डायरेक्शंस पास किए हैं वो इम्प्लीमेंट जी हुए हैं कि नहीं। जी। तो वो जो गैप विवेक जी, देखने को बहुत मिल कम रहा है वक्त हमें। बचा मेरे पास आप दोनों के लिए। दो छोटे छोटे बहुत अहम सवाल है। आप नीचे हम आप जब आपसे बात कर रहे हैं तो तस्वीर हमारे दर्शक देख सकते हैं। यमुना में पानी कम, फोम ज़्यादा दिखाई दे रहा है और दिल्ली की हवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। ऐसे में जो लगातार आप दोनों जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो यही कि दिल्ली में अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको टैकल करने की ज़रूरत है और वो साल भर ये होना चाहिए, लेकिन होता दिखाई नहीं देता। ऐसे में इस वक्त तुरंत फौरी तौर पर आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि ये स्तर और ना गिरे? नहीं, देखिए अब इस समय शॉर्ट टर्म में तो आप ठीक है, आप ग्रैप लगा देंगे, सब कुछ करना बंद कर देंगे, इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, आप लॉकडाउन लगा दीजिए, बहुत कुछ हो गया। पर सवाल ये है कि जैसे अभी आपने ये जो आपने अभी विजुअल दिखाया है कि यमुना के ऊपर फोम की परत है, पानी कम है, फोम ज्यादा है। अब ये तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये है जल बोर्ड और दिल्ली गवर्नमेंट की, क्योंकि एनजीटी ने 2015 के अंदर इतना अच्छा जजमेंट दिया कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो 2017 तक यमुना साफ हो जाती। और यमुना क्योंकि साफ नहीं है तो इसका सिर्फ पानी पे ही असर नहीं है, इसका सारी दिल्ली के अंदर असर है। क्योंकि अगर आप सीवेज को ट्रीट नहीं करेंगे, आप जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो नहीं करेंगे, और जैसे विवेक जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज सीएक्यूएम ने या ये जो पहले ईपीसीए थी उसका हमारे पास पूरा एक एक्शन प्लान है था और है। अब जी सवाल ये है कि अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जिस दिन आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देंगे उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, और जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे उस दिन आपको पनिशमेंट देना जरूरी है। अब जैसे अगर दिल्ली के अंदर 11,000 से ऊपर बसें नहीं चल रही
तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन लिया? नहीं लिया। एनजीटी ने ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं इतने आपके फोम के, ये सब खत्म हो जाने चाहिए थे अगर हम वहां पे लगा देते। मैंने कितने ही एक्सपर्ट से बात किया, कहीं पे भी कितना भी बड़ा आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना तो उसके लिए 1.5 से 2 साल से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हमने 9 साल लगा दिए हैं। क्या तमाशा कर रहे हैं? तो आप और सुप्रीम कोर्ट है कि बस बैठी है, आनंद जी, आप उनको कह रहे हैं बोलती है। कि योजना है, प्लान्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और फिर पेनल्टी की गुंजाइश जो होती है वो दिखाई नहीं दे रही। बहुत छोटे में विवेक जी, हालांकि एक मेडिकल एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकता है, लेकिन अब जिस तरह से जो AQI का स्तर है, ऐसे में आम जनता क्या करे, अपने आप को इस वक्त कैसे बचा कर रखे, क्या क्या आप सुझाएंगे वो 3 अहम चीज़? देखिए, एक तो यह है कि प्रदूषण करने में आप हिस्सा ना बने। मेरे ख्याल से आम लोग अगर जितना सचेत होंगे, अपने आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण अगर देखते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करें। उसको आप कई स्तरों में आप ले जाएं कि ये समस्या हो रही है, कंट्रोल कीजिए आप उसे। एक तो ये योगदान की जरूरत है, और दूसरा ये है कि जो जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है पहले से, उनको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इसमें मेडिकल कम्युनिटी का भी एक जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सचेत करे कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। कोविड के समय जैसे मास्क पहनने की बात कही जाती थी, इस समय भी जिनको परेशानियां हैं उनको डॉक्टर्स को सलाह जरूर वो कंसल्ट करें कि भाई किस तरह के मास्क पहने ताकि वो प्रोटेक्टेड हो। हर व्यक्ति तो एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता, सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा। तो एयर क्वालिटी हर किसी के लिए अच्छी होनी चाहिए, इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। जी, तो बुजुर्ग और बच्चे एहतियात बरतें, मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि वही इस वक्त फौरी तौर पर हमारी सुरक्षा कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में हालात चिंताजनक हैं। हर साल की तरह ठीक दिवाली से पहले दिल्ली का जो वायु का स्तर है, उसका जो क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक आपात स्थिति हर साल इस शहर में बन जाती है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें सिवान में हुई। यहां अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छपरा, सारण और गोपालगंज में भी कई लोगों की मौत की खबर आई है। जहरीली शराब पीने की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका भी है। डॉक्टरों के मुताबिक जहरीली शराब पीने की वजह से जिन लोगों को अस्पताल में बिहार सरकार का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था और उन्हें वहां पहुंचाया गया। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बिहार सरकार किस कदर संवेदनशील या असंवेदनशील है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ना ही बिहार सरकार के किसी मंत्री ने ही संबंधित गांवों का दौरा किया। बिहार में जहरीली शराब का यह कोई पहला मामला तो नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन हैरान करने की बात यह है कि राज्य सरकार ने भी कभी जहरीली शराब बनाने के पीछे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें कभी गिरफ्तार भी नहीं किया है। सुबह निकल गया बिना खाए हुए, पी करके आया 10-11 बजे, पी करके आया, खाया, सोया। एक बाद में कल ठीक है था, आज सुबह में वो डेट कर गया। इतना लोग मरता है, लेकिन पीने वाला, बेचने वाला आदत नहीं छोड़ता है। बेचने वाला को सरकार ढिलाई दे दिया है। मेरे भैया को जो है डरा धमका के कि आप लोग को जेल हो जाएगा, आप लोग और बर्बाद हो जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे डरा धमका के। क्योंकि जो है इसमें जो है प्रशासन फंसती, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं से जो है भाई तो जो है ड्रिंक किया था, तो इसमें क्या है प्रशासन की लापरवाही थी। भाई दारू आया तो आया कहाँ से? सरकार तो और ओरिजिनल दारू को बंद करके जहरीली शराब बेचवा रही है। ये सब थाना का सब काम है।
और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शराबबंदी श्री नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई है तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक व नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है। सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और शराब माफिया के नापाक गठजोड़ के कारण बिहार में 30,000 करोड़ से ज्यादा अवैध शराब का काला बाजार फला और फूला है। ये ट्वीट है तेजस्वी यादव का। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर तेज है, लेकिन आम जनता जो इसका शिकार बनी है, उनके परिवार वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जहरीली शराब से जब भी मौत होती है तो जो प्रभावित परिवार हैं, भले ही राज्य सरकार आजकल उन्हें भी मुआवजा करीब 4 लाख रुपए देती है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। कोई भी राजनीतिक दल उनके पास जाकर इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी नहीं लेता, क्योंकि बिहार में हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति को मालूम है कि जो जहरीली शराब का कारोबार या ऐसे भी जो शराब बिक रही है जिसकी होम डिलीवरी गांव और शहरों के अंदर होती है, वो प्रशासन के नाक के नीचे होता है। यानी कि अगर आप शराब के धंधे में लिप्त हैं तो पुलिस की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। जो स्थानीय पुलिस के लोग होते हैं उन्हें मालूम होता है कि आखिर ये शराब का धंधा कौन कर रहा है, क्योंकि उनकी उसमें हिस्सेदारी होती है। और ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब भी जहरीली शराब कांड होती है तो जो जिला की पुलिस होती है वो स्थानीय पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की एक कार्रवाई, जो एक तरह से आप कह सकते हैं खाना पूर्ति होती है, वो करके एक तरह से चैन की नींद सोती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में शराब बिक रहा है, लेकिन हर बार जब बड़ी घटना होती है उसके बाद भी अगर आप जो सत्ता में बैठे हुए, वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या उनकी सहयोगी कभी आरजेडी हो या अब बीजेपी, कोई ये गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है कि अब वो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं जिससे भविष्य में ना केवल बिहार में शराबबंदी के बाद अब शराब नहीं बिकेगी और साथ ही साथ जहरीली शराब बेचने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि प्रशासन का, पुलिस वालों का जो इस शराब माफिया है उनके साथ उनकी ओपन साठगांठ होती है, उनकी खुली साठगांठ होती है और उसकी सबकी हिस्सेदारी होती है। इसलिए ये शराब का कारोबार फल फूल रहा है और आप कह सकती हैं सिकटा कि बिहार में आज ये सबसे बड़ा उद्योग है। बिहार में शराबबंदी के बाद अगर किसी एक उद्योग ने सबसे ज़्यादा अपना पैर पसारा है गांव-गांव तक, वो यही उद्योग है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगता है, लेकिन इसका रिटर्न इतना ज़्यादा है जिसके कारण जो है जो शराब बेचने वाले हैं वो इसे इतना जहरीला बना देते हैं कि एक बार में 3 जिलों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। सिकटा जी, शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए मनीष आपका पटना से। तो एक ऐसा राज्य जहां पर शराबबंदी लागू है, वहां पर गैरकानूनी ढंग से शराब बनाया जा रहा है और जैसे कि मनीष बता रहे थे, ये वहां का बड़ा उद्योग धंधा भी बन चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भारतीय रेलवे ने रेलवे नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। क्या है वो बदलाव, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। भारत में हर दिन ट्रेन से लाखों लोग यात्रा करते हैं। अब भारतीय रेल ने नियमों में एक बदलाव किया है। यात्री पहले 4 महीने पहले यानी किसी भी तारीख के लिए 120 दिन पहले टिकट बुक कर लेते थे। इससे उन्हें कंफर्म सीट मिल जाती थी, लेकिन इसकी वजह से ट्रेनें 3 से 4 महीने पहले ही वेटिंग में आने लगती थी। इसीलिए अब भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के समय में बदलाव कर दिया है। अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले ही टिकट बुक किए जा सकेंगे। पहले से अच्छा करा है। पहले 4 महीने का था ना, अब 2 महीने का कर दिया ना, तो इसलिए अच्छा है। भाई 2 महीने जो कर दिया तो 2 महीने का हमें बचत मिल गया ना। जो पैसे हमें लगा रहा था, जो यूज करता है सरकार, वो पैसा अब हमारे पास रहेगा 2 महीना, और उसके बाद 2 महीने में हम करेंगे तो कम पैसा जाएगा ना। तो ये हमारी बचत है, हमारे लिए ये फायदा, 2 महीने में हमें टिकट मिल जाएगा।
दो महीने के लिए तो और अच्छी बात है। अब 4 महीने में तो चेंज भी हो जाता है टाइम, जब हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कैंसिल भी कराना पड़ जाता है, पैसे भी नुकसान हो जाता है आदमी का। अब 2 महीने में तो पता लग जाएगा, तो जाना है तो जाना ही है, इसके लिए भी ठीक है। हाँ ठीक है, 2 महीने पहले भी। कन्वीनियंट है आपके लिए ज़्यादा या पहले वाला नियम? 4 महीने पहले हो जाता था, 4 महीने पहले करवाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आफ्टर 2 मंथ हमारा प्लान चेंज भी हो जाता है कई चीज़ें, तो ठीक है 2 महीने पहले वाला भी ठीक है, मतलब अच्छा है। नहीं देखिए, नियम तो ठीक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन करके 3 महीना पहले करना चाहिए कम से कम। 4 महीने पहले था तो 1 महीना घटाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मानते हुए 1 महीना और इसको बढ़ाना चाहिए, 3 महीना कम से कम होना चाहिए। तो वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इससे जुड़ी सारी अपडेट्स इस ब्रेक के बाद।